जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का बड़ा ऑपरेशन। राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी का मॉड्यूल पकड़ा गया है। शाहजाद भट्टी से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में टारगेट किलिंग की ये योजना बना रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में टारगेट किलिंग की ये योजना बना रहे थे और किस तरीके से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़े ऑपरेशन के तहत इनकी नापाक जो कोशिशें थी उनको नाकाम कर दिया है। तो पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी का मॉड्यूल पकड़ा गया है। तो इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको सुनवाते हैं सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। आज जैसे ही बटन दबाएंगे नेशनल पोर्टल में ऑटोमेटिकली ट्रिगर चलेगा, तो उनका 60% विद इन नेक्स्ट 1 वीक आ जाएगा सर, बच्चों के डायरेक्ट खाते में चला जाएगा। तो इससे बच्चों को जो देरी की वजह से असुविधा होती थी, आंकड़े कंपाइल करने में जो असुविधा होती थी, वो सब अब खत्म है सर। एक क्लिक ऑफ ए बटन में हम देख सकते हैं, पब्लिक डोमेन में भी है फिगर, कि कितने बच्चे को कितना किस किस्म की स्कॉलरशिप मिल रही है, कितने समय में मिल चुका है। तो ये पारदर्शिता एक और मील का पत्थर आज हम हासिल कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है सर, बटन दबा के तीनों वित्तीय सहायता को वितरण करें। मैं माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री अरुण कुमार गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि दयालु स्कीम के लिए बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से राशि वितरण। सर, दयालु स्कीम के तहत अभी तक लगभग 64,000 बेनिफिशियरीज को 2400 करोड़ रुपए की राशि जारी करी जा चुकी है सर। इतने परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिला है। आज आपके कार्यक्रमों से 2 महीने की जो राशि लगभग 5500 परिवार है, उनको 215 करोड़ रुपए की राशि आज आपके कार्यक्रमों से जारी होगी। सर, आपसे अनुरोध है बटन दबाकर इन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दें। के लिए लगातार सरकारें काम कर रही है और इसी का जिक्र करते हुए सीएम सैनी नजर आए। और आप सीधा रुख करेंगे उसी खबर का, जहां पर दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी और इसी को लेकर जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता विकास यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, नापाक कोशिशें थी जो कि शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं उन्हें दफना दिया गया है, लेकिन इस दौरान जो जानकारी मिली है वो क्या कुछ है? देखिए, दिल्ली में लगातार जो दिल्ली पुलिस है उनकी कार्रवाई देखने को मिली है और इसी कड़ी में एक दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर जो आतंकवादी थे भारत में लगातार जो कई जगहों को निशाने बनाने के लिए एक प्लानिंग कर रहे थे, उसका भंडाफोड़ किया है। और इसके तहत जो शाहजाद भट्टी है आतंकवादी, उसके जो गुर्गे हैं वो 9 गुर्गे गिरफ्तार किए हैं और ये गुर्गे न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस जो पूरा जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन के तहत ये खुलासा हुआ है कि ये पूरा जो चल रहा था आईएसआई के इशारे पर, वो दिल्ली के अलग अलग जगहों को निशाने बनाया गया था। अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि दिल्ली का जो बड़ा मंदिर है उसको टारगेट बनाने की बात की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरा, उन्होंने अलग अलग जगह की दिल्ली के जो जगह हैं उनकी फोटोज वीडियोस पाकिस्तानी मॉड्यूल्स को भेजे थे और पाकिस्तानी हैंडलर्स इसकी लगातार निगरानी कर रहे थे। वहीं अगर बात करूं तो ये योजना बना रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, उनके
जो कैंप है उनके आसपास बड़ा धमाका किया जाए, जिसके तहत वो एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक सबसे बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि दिल्ली सोनीपत हाईवे पर एक बड़ा ढाबा है, उस ढाबे पर भी वो एक हमला करना चाह रहे थे, ग्रेनेड हमला, जिससे कि वहां पर दहशत फैलाई जा सके और लोगों के बीच डर का माहौल बनाया जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उन्होंने हिसार के कुछ जगहों का एक वीडियो भी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजा था। अब ये कार्रवाई जो है कि वो रेकी कर रहे थे कुछ बड़ा प्लान करने के लिए, और देखिए उनकी साजिश नाकाम हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के मुकुंदपुर में 22 वर्षीय मोहित की संदिग्ध हालत में घायल अवस्था में मिली है, जिससे सनसनी फैल गई है। रेलवे पुलिस को बताया जा रहा है कि मोहित किस तरीके से सुसाइड नहीं मारपीट का, क्योंकि ये पूरा मामला निकला है। तो देखिए पूरी खबर ये सामने आई है, जहां पर दोस्तों की पिटाई कैमरे में कैद हुई है। तो शादी कहकर निकला, लेकिन अस्पताल में वो मिला तो सीसीटीवी ने दोस्ती का खौफनाक जो सच है वो सामने लाकर रखा है। रेलवे पुलिस को मोहित मैक्स हॉस्पिटल के पास रेलवे ट्रैक पर गंभीर रूप से घायल मिला था। शुरुआती जांच में पुलिस इसे सुसाइड मान रही थी, लेकिन परिवार के लगातार सवाल उठाने पर जांच की दिशा बदल गई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर चौंकाने वाले सच सामने आए, जिसमें मोहित के दोस्त ही उसे बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मोहित घर से शादी में जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन अस्पताल में मिला। अब पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अब देख लेते हैं, हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए दोस्त ही मारपीट करते हुए नजर आए, सीसीटीवी के जरिए खुलासा हुआ है, क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? जी आपको बता दें 25 तारीख का ये मामला है, जब एक लड़का अपने घर से शादी की कह के घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्तों के साथ जाता है, लेकिन उसको रेलवे ट्रैक के ऊपर वो गंभीर हालत में वहां पर मिलता है रेलवे पुलिस को। और कहीं में शुरुआती जांच में ये चलता है कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन परिवार का शुरू से ही आरोप था कि ये कहीं आप हत्या का मामला, हत्या की कोशिश हो सकती है उसकी, क्योंकि वो लड़का जो था जिसकी दोनों टांगे गंभीर रूप से घायल कर दी गई थी, वो एक डांस का बहुत बड़ा एक प्लेयर था, डांस सिखाता भी था और डांस के अंदर काफी नाम कमा चुका था। उसकी 3 साल पहले स्कूल में अपने दोस्तों के साथ झगड़ा होता है। उस 3 साल की लड़ाई का, एक मामूली झगड़े का दोस्तों ने बदला लेने के लिए पूरी साजिश रची। उसको अपने साथ शादी का कहकर ले जाते हैं और उसको खूब शराब पिलाई जाती है। उसके बाद उसके साथ मारपीट करते हैं और उसकी टांगे जो है उसकी गंभीर हालत में तोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं उसको नुकीली चीजों से उसकी टांगों के अंदर जख्म बना दिए जाते हैं, ताकि वो जो डांस का जो सपना था, नाम कमाने का जो डांस के अंदर सपना था, वो उसका खत्म होता यहाँ नजर आता है। क्योंकि अब उसका डॉक्टरों ने जो कहा है, देखिए अब परिवार वालों को कैसे न्याय दिया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया जसविंदर आपका। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का शव गांव से करीब 400 मीटर दूर खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। युवक के सिर पर किसी नुकीली और भारी वस्तु से कई गंभीर वार किए गए थे। घटनास्थल को देखकर मौके पर ही हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हत्या की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना में पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि हरिओम पिकअप गाड़ी चलाता था। बुधवार शाम वो पड़ोसी गांव रामनगर से एक बारात लेकर मिर्जापुर क्षेत्र गया था। पिकअप गाड़ी में डीजे भी लगा हुआ था। देर रात वापस लौटने के बाद बृहस्पतिवार सुबह करीब 4 बजे उसकी हरिओम से फोन पर बात हुई थी और घर आने को कहा था। इसके बाद जब दोबारा संपर्क किया गया तो फोन नहीं उठा। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि हरिओम के पास करीब 33,000 रुपए थे, जो घटना के बाद गायब मिले। उनका आरोप है कि रुपए लूटने के बाद उसकी हत्या की गई है। यहाँ पर खेत में कैसे मिले आपको? ये हमको नहीं मिले सर। हमने अपने घर से चाचा को भेजा, मम्मी को भेजा घर ढूंढने के लिए। हाँ, ढूंढने के लिए। हमने, हमारे पास गाड़ी है तो हम तो गाड़ी लेके रोड घूम पाएंगे, गाड़ी लेके खेतों में कैसे घूम पाएंगे? इनको हमने पैदल खेतों में घुमा दिया। अब खेतों में घुमा दिया, सबके यहाँ पर मढ़ैया पड़ी है, ट्यूबवेल है, पानी चलता। हमने शायद नहाने गया हो, कहीं सो गया हो, सब देखने के कहीं नहीं मिला। तो घर जा रहे थे चाचा, अचानक रास्ते में मिल गया। एक कटा पड़ा यहाँ पे।
अच्छा, और क्या लगता है आपको, कैसे क्या आशंका जता रहे हैं आप लोग? शंका हमको ये लग रही है कि जब सुबह से हमने फोन किया गया हमारे भाई से बात करा दो, तो ये बोलना चाहिए कि अभी आ जाएगा, बात करा देंगे। तब से सुबह से लेकर 4 बजे से अभी ये टाइम हो गया है, अभी तक इनका टाइम ही नहीं मिला। कोई बात कब होगी? आपको क्या लगता है, कोई पुरानी रंजिश है, किसी से विवाद हुआ हो? आज तक किसी लाइफ में पुरानी रंजित है नहीं। क्या लगता है आपको, क्या कैसे इनकी हमको ये हत्या लग रहा हुई? है हमसे सुबह 4 बजे बात हुई थी, तब से इनसे बात हो रही है। इन्होंने ये हमको क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बात नहीं हो पाएगी? और चलिए इस पर अपडेट लेते हैं। अंकित शर्मा हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, निर्मम हत्या की गई है, हत्या के पीछे की कोई वजह? बिल्कुल उन्नति, आपको बता दूं मामला शाहजहांपुर के थाना मदनापुर क्षेत्र का मामला है। बुधवार के दिन जो है रामनगर पड़ोस के गांव से रामनगर से जो है बारात लेकर जाते हैं, जिसके बाद इनके पास 33,000 रुपए भी होते हैं। सुबह 4 बजे जब रात में वो हरिओम जो है अपने घर नहीं वापस लौटते हैं, तो दिनेश जो है इनके बड़े भाई ये इनको फोन करते हैं। तब दिनेश से बात होती है, जिसके बाद ये बताते हैं कि मैं अभी घर पे पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में, मगर उसके बाद भी इनका फोन जो है नॉट रीचेबल हो जाता है हरिओम का। फिर जो है दिनेश फिर 8 बजे करीबन इनको कॉल लगाते हैं, फिर इनका फोन जो है नॉट रीचेबल जाता है। फिर जहां से रामनगर से ये बारात लेके जाते हैं, वहां उन फोन करते हैं परिवार वालों को। वो लोग ये बताते हैं कि अभी वो हरिओम जो है वापस नहीं आए, वापस आएंगे तो मतलब जो है बात करा दी जाएगी। मगर शाम के 4 बज जाते हैं, तो परिजन जो है ये इनको हरिओम को ढूंढते हैं। कुछ घर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर जो है हरिओम का शव मिलता है, जिसके बाद 112 बुलाई जाती है। 112 पहुंचने के बाद में जो है परिजन जो है जहां से बारात लेके जाते हैं, उन्हीं लोगों पे हत्या का आरोप लगाते हैं, निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। फिलहाल मौके पर जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस जो है हर पहलू पे जांच करती है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि हत्या किस वजह से की गई है, क्या कारण है। फिलहाल एक पॉइंट मिला है पुलिस को कि हरिओम के पास जो है 33,000 रुपए थे। क्या 33,000 रुपए के लिए जो बारात जहां से बारात लेके गए, क्या उन लोगों ने 33,000 रुपए की हत्या की गई है? फिलहाल अब ये आगे की देखना है। फिलहाल पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। उन्नति, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, जहां मौसम विभाग कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर और दंतेवाड़ा में अलर्ट, तेज आंधी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, धमतरी में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजनांदगांव समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर और दंतेवाड़ा में अलर्ट है। तेज आंधी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट देखिए जारी किया गया है। तो रायपुर, धमतरी में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। और चलिए अपडेट लेंगे, शुभम वर्मा स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है, प्रशासन की क्या तैयारी? जी, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अभी गर्मी थोड़ा राहत मिलने की संभावना है। जहां बस्तर में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है, तो वहीं रायपुर शहर में बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो मौसम में जो करवट बदल रहे हैं, उसके लोगों को राहत मिलेगी और जो किसान है उसको भी राहत मिलेगी बारिश होने से। किसान को छत्तीसगढ़ में अभी जरूरत रहती है बारिश की शुरुआत की। जी बिल्कुल, देखिए मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। 840 राज्य के विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल
एवं स्मार्ट क्लासरूम का संचालन 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। स्कूलों में खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रयोगशालाएं उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय हो या आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर शिक्षा से छात्र छात्राओं के भविष्य को दे रही है मजबूत आधार। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता से नौनिहालों में साक्षरता, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में शानदार सुधार हो रहा है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 5288, इंटर कॉलेज बढ़कर हुए 3801, डिग्री कॉलेज हुए 124, पॉलिटेक्निक की संख्या 71, ITI 238, इंजीनियरिंग कॉलेज 29 हुए। शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्तियां दी और 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्ञान के प्रकाश से होंगे अब हर सपने साकार। शिक्षा को सर्वसुलभ बना रही प्रदेश सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर बमबारी की है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच ये कार्रवाई की। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जास्क के पास ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर तेहरान डील नहीं करता तो हम फिर हमले करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग हुई, जिसमें हमने उन्हें बुरी तरह से तबाह कर दिया और उनकी कई छोटी नावों को डुबो दिया। हम उन्हें परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं देंगे और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं। और चलिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत आपका। और क्या आपको अभी फिलहाल स्थिति लग रही है मिडिल ईस्ट की जो तनाव है वो कम होने का क्योंकि नाम नहीं ले रहा है? सीज फायर है लेकिन चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म बना हुआ है। क्या आगे आपको लग रहा है कि क्या इसका भविष्य? हाँ, उन्नति, इसमें कोई शक नहीं है कि मिडिल ईस्ट में अभी तनाव भरे माहौल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्थिति कंट्रोल में। क्या अमेरिका ने ईरान के मेनलैंड पर अभी तक बमबारी शुरू की नहीं की है? अच्छी बात हो। क्या ईरान ने गुस्से में आके अभी तक कोई मिसाइल इजराइल की तरफ लॉन्च की है? अभी तक लॉन्च नहीं की है। अच्छी बात है। लेकिन बीच में हो ये रहा है कि पर्शियन गल्फ, ओमान की खाड़ी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो कि पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से ज्वाइन करता है, वहाँ छोटे मोटे तनाव चल रहे हैं। ईरान ने तो पहले से ही कहा हुआ है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी अमेरिकन शिप को नहीं गुजरने देगा। तो कल क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने 3 डिस्ट्रॉयर्स को, नेवी के जो शिप्स होते हैं बड़े वाले, उनको पर्शियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की। ये फंसे हुए थे ओमान के बंदरगाह में, बहरीन के बंदरगाह में, और इनको 3 महीने से रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए अमेरिका जाना है। तो जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थे तो ईरान ने अपने तय और डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत इनके ऊपर हमला किया। ईरान की छोटी सी नेवी अब बची है, उनके पास फास्ट अटैक पेट्रोल बोट्स हैं, छोटी छोटी नावें स्पीड पर चलती हैं, उनमें उन्होंने मशीन गन लगाई हुई है, रॉकेट्स लगाए हुए हैं।
और इसी तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में जो बंदर अब्बास है, चबाहार पोर्ट है, उसके उत्तर में जो पहाड़ियां हैं वहां पर ईरान ने गुफाओं के अंदर एंटी शिप मिसाइलें लगाई हुई हैं। तो वहां से ये अमेरिकन शिप्स जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं तो वो महज 30, 40, 60 किलोमीटर दूर होते हैं, उनको हमला कर देते हैं। तो अब अमेरिका दावा कर रहा है कि बहुत जल्दी ही वह ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ले सकता है। लेकिन उन्नति मैं बता दूं कि अभी फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति दबाव में है, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो 60 दिन से ज्यादा युद्ध नहीं कर सकते अपने आप। 60 दिन के बाद उन्हें अमेरिकन कांग्रेस यानी उनकी जो पार्लियामेंट उसका ऑथराइजेशन चाहिए होता है। तो 60 दिन की मियाद खत्म हो गई है। 1 मार्च को लड़ाई शुरू हुई थी तो 1 मई को 60 दिन हो गए। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज्ड अटैक ईरान पर फिलहाल नहीं कर सकते। जी उन्नति। बिल्कुल, लेकिन क्या ईरान, क्योंकि जिस तरीके से समझौता ना स्वीकार करते हुए तेहरान को, क्योंकि ये ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये जो छुटपुट हम लोग देख रहे हैं, फाइट्स जो चल रही हैं, क्या इसकी वजह से ईरान अपना हाल यूक्रेन जैसा करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि काफी ज्यादा तबाह अमेरिका ने कर दिया ईरान को। हाँ, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने मिलकर 38,000 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए हैं ईरान पर। तो ये हर रोज समझो 1000 बॉम्ब्स गिराए। और ये अमेरिकन और जो इजरायली बॉम्ब होते हैं होते भी बड़े वाले होते हैं, 1000 किलो के, 2000 किलो के। तो इनसे तबाही तो बहुत मची हुई है। ईरान को अलग अलग एस्टिमेट बोलते हैं कि 170 बिलियन डॉलर लगेंगे अपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से ठीक करने में। इसके अलावा ईरान की फौज को जो नुकसान हुआ है वो तो अलग से है। तो उन्नति, अभी देखो 30 दिन का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं ईरान को कि वो बातचीत कर ले। उम्मीद की जाती है कि अभी इस 30 दिन के अंदर या तो इस्लामाबाद में या हो सकता है जेनेवा में दोनों मुल्कों के बीच में एक बातचीत हो जाए। बातचीत में अमेरिका बार बार कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ऐसा वो लिख कर दे। और ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर बम उसने ना बनाया है और ना बनाने की तमन्ना है, और उसने इनवाइट किया है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के टीम को कि आके चेक कर लो। ईरान की एक छोटी सी शर्त है कि उस टीम को जब वो ईरान में आएंगे चेक करने के लिए कि ईरान बम बना रहा है कि नहीं, कोई अमेरिकन या इजरायली नहीं होना चाहिए। जी उन्नति। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर जो टेंशन बरकरार है और साथ ही साथ ये बातचीत और ये जो सीज फायर को लेकर आप जो बता रहे थे, इस दिन का जो पीरियड दिया गया है ट्रंप की ओर से, क्या सहमति, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि यहाँ पर हल निकाला जा सकता है? क्योंकि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तो स्थिति देख ही रहे हैं। हाँ उन्नति, देखो ईरान ने कहा है कि अमेरिका जैसे ही सीज फायर डिक्लेयर कर चुका है और इसके बाद अगला कदम अमेरिका जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा तो 5 मिनट के अंदर ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा। अब छोटी सी दोनों देशों के इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा फर्क है। उन्नति, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, जब वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने की बंद करने की बात कर रहे हैं तो ईरान के जो 9 बंदरगाह हैं पर्शियन गल्फ में उनकी नाकेबंदी की हुई है और किसी भी ईरानियन शिप को वहां से बाहर निकलकर अरब सागर की तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इसी तरह से अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ओमान की खाड़ी है, वहां पर अपनी नेवी को तैनात किया हुआ है और दुनिया भर से समझो हिंद महासागर, अरब सागर से कोई भी किसी भी देश का जहाज अगर ईरान जा रहा है तो अमेरिका की नेवी उनको रोक रही है। अच्छा, ईरान जो है उसने जो अपनी नाकेबंदी की वो थोड़ी अलग तरह की। ईरान ने नाकेबंदी ऐसी की हुई है कि किसी भी गल्फ कंट्री के शिप को या अमेरिका या इजराइल के शिप को बाहर नहीं निकलने दे रहा। ईरान कह रहा है कि अगर कोई ईरान का मित्र देश है जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रूस, नॉर्थ कोरिया, उनके जहाजों को वो निकलने देगा। तो ये जो तनाव का माहौल है ये बातचीत के जरिए ही सॉल्व हो सकता है। सबसे पहला कदम तो जाहिर बात है ये होना चाहिए कि उभय पक्ष स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दे।
क्योंकि दुनिया भर में त्राही त्राही मची है। अमेरिका में गैस की कीमत 30% बढ़ चुकी है और अमेरिका के जो मित्र देश हैं, समझो जापान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दीजिए, क्योंकि इन देशों में कहीं पर 50% की वृद्धि हो गई है, कहीं पर 100% की वृद्धि हो गई है पेट्रोल डीजल की कीमत में। आज की तारीख में फिलीपींस में पेट्रोल और डीजल प्राय दुगने दामों पर बिक रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि बातचीत होगी, लेकिन साथ के साथ क्योंकि मेन कंसर्न जो ट्रंप का शुरुआत से देखने को मिल रहा है वो ये चाहते हैं कि परमाणु रूप से सशक्त ना बने ईरान, और वो ये कह रहे हैं कि जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता वो इस लड़ाई को जारी रखने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में इस टारगेट को लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये टारगेट अचीव कर लिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ने? देखो, अमेरिका ने इस युद्ध के शुरुआती दौर में बोलने के लिए तो दो चीज कही थी कि ईरान बॉम्ब ना बनाने का वादा करे और लिख के दे दे, वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात है, अमेरिका ने ये कहा था कि ईरान के पास जो 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है, प्यूरिफाइड यूरेनियम, वो अमेरिका को सौंप दे। ईरान ने अभी तक नहीं किया। ईरान ने कहा है कि 400 किलो यूरेनियम जो है, उसने कहा पहली बात है ईरान में ही रहने दो और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुपरविजन में रहने दो। दूसरा ऑप्शन ईरान ने दे दिया है कि ठीक है, वो इसको रूस को ट्रांसफर कर देता है। रूस ने भी कहा है कि ठीक है, वो इस 400 किलो यूरेनियम को रूस में रखने के लिए तैयार है, और रूस ने तो ये भी कह दिया कि वो बीच बीच में इसको थोड़ा सा हल्का कर देगा। 60% जो प्यूरिफिकेशन है उसको कम करके 20%, 10%, 5% कर देगा और थोड़ा थोड़ा करके ईरान को वापस करता रहेगा, ताकि ईरान उस 5% यूरेनियम का इस्तेमाल अपने न्यूक्लियर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाए। तो मेरे ख्याल से दोनों ही सोल्यूशन काफी वर्केबल हैं, लेकिन ईरान कभी भी ये 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को तो नहीं सौंपेगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, देखना होगा कि आगे क्या इस पर चर्चा होती है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।